नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम वायुमंडल के कॉम्पोजिशन को पढ़ चुके हैं। अब हम वायुमंडल की संरचना या स्ट्रक्चर को देखेंगे और हमें इसे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ रहा है और वो आपकी समझ पर आधारित है। आप अगर रटोगे तो रट के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे एक क्वेश्चन था कि सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में क्यों होती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही वेदर रिलेटेड फेनोमेना क्यों घटित होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो आपके पास कंटेंट सिर्फ 2 लाइन का है कि जितने भी वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल है वो ट्रोपोस्फियर में मिलते हैं और वो ट्रोपोस्फियर जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में रहती है, कन्वेक्शन जोन है। इसके अलावा आपको इसका कोई मैटर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसको समझना है और उसे अन्य टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, तब आप उस आंसर को लिख पाओगे। इसी तरह ध्रुवीय ज्योतियों पर क्वेश्चन था कि पोलर लाइट्स क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, वो आपको आयन मंडल वाले सेक्शन में पढ़ना है। तो ये उसका निर्माण का प्रोसेस क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कैसे वो जुड़ा है, सोलर विंड के साथ वो कैसे रिलेट कर रहा है, ये सब आपको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के साथ भी उसे लिंक करना था। तो कई टॉपिक के साथ कनेक्ट होते हैं जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना होगा। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये हमें इस तरह से नहीं रखना है, हमें खुद बनाना है ये डायग्राम। तो मैं बनाऊंगा, यहां पर ड्रॉ करूंगा, आप भी उस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो मैं हर लेयर को बनाऊंगा, उसको अलग अलग उसका डायग्राम बनाऊंगा और फिर लास्ट में इस तरह का एक कंपोजिट डायग्राम हम बनाएंगे। तो वन बाय वन हमें सभी लेयर्स को डिटेल में पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन को देखना। तो अब हम चलते हैं वायुमंडल की संरचना पर। देखो, वायुमंडल की संरचना को कई आधार पर विभाजित किया जाता है। अगर सबसे पहला कहूं तो तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर अगर मैं वायुमंडल की संरचना बताऊं तो उसमें कुछ लेयर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर सुना होगा स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल और उसके बाहर वाले क्षेत्र को एक्सोस्फियर कह देते हैं, बहिर्मंडल। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर तापमान के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं वायुमंडल को। अब तापमान के आधार पर कैसे डिवाइड कर रहे हैं, देखो पहले अगर पृथ्वी की जो सबसे नीचे की लेयर है इसमें अगर आप ऊपर की ओर जाओगे क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। अगर आप एवरेज देखोगे तो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाओगे तो तापमान में कमी आती है। तो इस लेयर को बोल दिया क्षोभ मंडल। 14 से अगर आप ऊपर जाओगे 50 किलोमीटर तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो जहां पर इंक्रीज हो रहा है उसे नाम दे दिया समताप मंडल। अब 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 90 किलोमीटर तक तापमान फिर से कम होने लगता है तो हमने उसको नाम दे दिया मेसोस्फियर। और फिर 90-100 किलोमीटर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसको हमने दे दिया थर्मोस्फियर, तापमंडल। तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है हमने उसी आधार पर परतों का विभाजन कर दिया, उनको अलग अलग नाम दे दिया। ये है क्राइटेरिया तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना। इसी तरह फंक्शन के आधार पर भी हम लेते हैं कि कार्य जो कार्य कर रहा है एटमॉस्फेयर उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये कार्यात्मक क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से अलग अलग विभाजन किए जाते हैं वायुमंडल के। तो हम देखते हैं सबसे पहला तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल को पहले बिल्कुल मैं एक सिंपल डायग्राम यहां बना के आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तापमान के आधार पर देखें तो जो सबसे निचली लेयर है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं। अगर आप नहीं बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा तो आप भी नहीं बनाएंगे और वहां एग्जाम में भी नहीं कभी बनने वाला। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आपको बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे निचली लेयर है क्षोभ मंडल और ये लगभग एवरेज बता रहा हूं 14 किलोमीटर तक होती है। ये किसके आधार पर है, टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं। इसके बाद की जो लेयर है वो 50 किलोमीटर तक होती है, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर की जो होती है लेयर, इस ये 88 किलोमीटर तक या 90 किलोमीटर तक मान लो रफली, यहां तक की जो लेयर है इसे बोलते हैं मध्य मंडल या मीजोस्फियर। मध्य मंडल या मीजोस्फियर। और इससे ऊपर की जो लेयर होती है 640 किलोमीटर तक,
इसे कहते हैं थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर या तापमंडल, ताप। और इसके बाहर की लेयर को बोल देते हैं एग्जोस्फियर। और ये ऊपर 10,000 किलोमीटर तक जहां तक वायुमंडल है वो सारा भाग एग्जोस्फियर है, यहाँ वायुमंडल बहुत ही विरल है। लेकिन तापमान के आधार पर ये ले रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। अब आप कहोगे सर आयन मंडल क्या है, उसको देखेंगे कि आयन मंडल कहां आता है, वो एक अलग क्लासिफिकेशन। तो देखो यहां पर ये जो निचली सबसे लेयर है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, यहां पर तापमान में कमी आती है। यहां पर अगर आप, ये पृथ्वी की सतह है, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस मान लें, ऊपर की ओर जाओगे तो टेम्परेचर में यहां पर कमी आती है। और यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर में वृद्धि आने लगेगी। यहां पर फिर मध्य मंडल में अगर आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर में कमी आएगी। और यहां पर तापमंडल में फिर अगर ऊपर की ओर जाओगे तो टेम्परेचर में फिर से वृद्धि आने लगती है। तो देखो तापमान के आधार पर अलग अलग लेयर को हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वायुमंडल की संरचना तापमान के आधार पर ये है, और हमें पढ़ना है हर लेयर को अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्षोभ मंडल, यहां से क्वेश्चन आया, मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। अब देखो यहां पर क्या देखना है। देखो अगर मैं इसको इस तरह से भी बना सकता था, ये अर्थ है, तो अर्थ के जो सबसे साथ जुड़ी हुई लेयर है, इसकी एवरेज ऊंचाई मान लो कह दें कि ये 14 किलोमीटर तक है। और ये जो लेयर है पृथ्वी के कांटेक्ट में, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। तो देखो यहीं से हम शुरू करते हैं कि जो पृथ्वी के संपर्क में जो लेयर है वायुमंडल की, उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। तो ये डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में, और इसी लेयर में हम निवास करते हैं। तो जो हमारा मनुष्य का जो अस्तित्व है या हम जो रहते हैं वो अर्थ की सरफेस पर हैं, और वायुमंडल की जो पूरी संरचना हमने पढ़ी थी उसमें सबसे नीचे की लेयर में क्षोभ मंडल में हम रहते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि इसी लेयर में हम रहते हैं, तो ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है, CO2 प्लांट्स को अवेलेबल कराता है, नाइट्रोजन यहां से सॉइल में मिलती है। तो ये वायुमंडल का हमने इंपॉर्टेंस में भी देखा था। तो पहली बात है, तो ये सबसे निचली लेयर है, पृथ्वी के कॉन्टेक्ट में है। देखो दूसरी इसकी विशेषता क्या है। दूसरी इसकी विशेषता है कि संपूर्ण वायुमंडल के भार का जितना भी एटमॉस्फेयर का मास है उसका लगभग 75% ऑफ टोटल मास यहां मिलता है। वायुमंडल का जितना भार है, जितना उसका द्रव्यमान है, उसका 75% यहां है। कुल भार का 75% इसी में मिलता है क्षोभमंडल में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पहले इसकी हाइट की कि ये कितनी ऊंचाई तक मिलता है। तो देखो अगर इसकी हाइट की बात करें तो यहां पर अगर मैं लूं, ये रहा, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ES का मतलब है अर्थ सरफेस। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 14 किलोमीटर। अब एवरेज ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है सामान्य रूप से। लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है और कुछ स्थानों पर कम है। तो मैं इसको कह सकता हूं दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टाइम और एक होता है स्पेस। तो इसकी ऊंचाई में समय के अनुसार भी परिवर्तन होता रहता है, समर्स में अलग होता है, विंटर में इसकी ऊंचाई अलग होती है। इसी तरह स्पेस को भी लेकर है कि किसी जगह पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, कहीं पर इसकी ऊंचाई कम है। तो वो हमें दोनों को देखना है, टाइम एंड स्पेस को। तो अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई की, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन जो है वहां पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, वहां ये 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर मैं यहां बात करूं, ये मान लो 0 डिग्री के पास का इलाका है, तो यहां पर इसकी जो हाइट है ये लगभग कितनी होगी, 16 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर आप पोलर रीजन में आओगे, 90 डिग्री के पास आओगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहां पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक ही मिलती है। इस तरह से देखो यहां पर एक आपको स्लोप नजर आएगा इसकी बाउंड्री में, देखो दिख रहा है यहां पर 16 किलोमीटर है, यहां पर 8 किलोमीटर है। इट मींस विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में उसकी ऊंचाई कम है। और ये जो ऊपर लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज। तो ये वो बाउंड्री है जो अलग करती है क्षोभ मंडल को समताप मंडल के साथ। देखो इसके ऊपर का जो लेयर होगी उसे हमने बोला था समताप मंडल, मेरा समताप मंडल, इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर।
केरल। तो इसके नीचे सारा का सारा आपका क्षोभमंडल है, ये आपका पूरा का पूरा क्षोभमंडल है, इससे ऊपर वाला समताप मंडल, और इनके बीच के जो बाउंड्री है, ये एक लाइन नहीं होती, एक ट्रांजिशन जोन होता है, कुछ किलोमीटर का इलाका होता है जहां धीरे धीरे क्षोभमंडल समताप मंडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांजिशन जोन होता है, ऐसे लाइन नहीं होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो क्षोभ सीमा है, देखो एक तरह से उसका स्लोप बन रहा है, एक ग्रेडियंट बन रहा है कि यहां पर इक्वेटोरियल रीजन में ऊंचाई ज्यादा है और पोलर रीजन में ऊंचाई इसकी कम मिलती है। और एवरेज मैंने आपको बताया, एवरेज कितना है इसका, लगभग 14। ये एक बात। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर ज्यादा क्यों है। अब उसका आंसर देखो क्या है कि देखो ये जो लेयर है वो पृथ्वी के कांटेक्ट में है, पृथ्वी के संपर्क में, सतह के संपर्क में। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये लो, ये अर्थ सरफेस है और ये आपका इक्वेटोरियल रीजन था 0 के पास का और ये 90 के पास का था। अब देखो ये तो आपने सबने पढ़ा होगा कि जो विषुवत रेखा इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर सूर्य की किरणें लगभग सारा साल सीधी ही पड़ती हैं, वहां ऊर्जा की प्राप्ति बहुत है, सौर तप की प्राप्ति बहुत होती है। देखो मार्च में भी वहां सीधा चमकता है, सितंबर में भी चमकता है, और जून में और दिसंबर में भी मैक्सिमम वो 23.5 तक खिसकता है। तो लगभग यहां पर सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, यहां पर सौर तप की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। अब सूर्य की किरणें यहां ज्यादा पड़ रही हैं, सूर्य का तप यहां पर ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो यहां का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये लो, यहां पर पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी, यहां पर हवा है सारे की सारी, ये जो एयर है इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो किसी भी चीज का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सामान्यतः तो उसके आयतन में प्रसार होता है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये देखो, ये इस तरह से यूं फैल जाएगी। अब जब इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो ये हल्की हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का आयतन बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है और फिर वो हल्की हो जाती है। और जब ये हवा हल्की होगी तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगी, और जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ की जो भारी हवा है वो यहाँ नीचे आ जाएगी, और इधर से भी जो भारी हवा है वो नीचे आ जाएगी। अब वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो भी अब अर्थ के कांटेक्ट में, क्योंकि यहाँ अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये अब और ऊपर उठने लगेगी। तो ये हवा जो यहाँ थी ये यहाँ पहुंच गई, फिर जो दूसरी गर्म हुई वो भी यहाँ आ गए, फिर तीसरा आएगा वो यहां आ जाएगा, धीरे धीरे ये सब क्या होंगी, एक के बाद एक ऐसे ऊपर उठती चली जाएंगी यूं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन, संवहन कहा जाता है। हुआ क्या, अर्थ सरफेस गर्म हुई, उसके कांटेक्ट की एयर भी गर्म हो गई, एयर गर्म होकर हल्की हो गई, हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। जैसे आपने देखा होगा बैलून होता है हाइड्रोजन वाला, वो ऊपर उठ सकता है। उनमें हल्की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, इस तरह की जो हल्की गैसें हैं इस वायुमंडल से, उनको अगर हम डालते हैं तो वो क्या होती हैं, अब हल्की होने की वजह से वो बैलून ऊपर उड़ जाता है। वही केस इसका है कि एयर जब हल्की हो जाएगी तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगी, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। लेकिन पोलर रीजन में देखो क्या है, यहां पर टेम्परेचर माइनस में बहुत कम टेम्परेचर है, तो यहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो क्या करेगी, वो बैठने लगेगी धीरे। उसका रीजन क्या है, देखो कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो कॉम्पैक्ट होती है, तो ये यहां पर जो भी एयर होगी वो क्या करेगी, ऐसे नीचे बैठने लगेगी, सब्सिडाइज करने लगेगी। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो सारी की सारी जब नीचे बैठ जाएगी तो यहां पर जो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी। और यहां पर देखो क्षोभमंडल में क्या हो रहा है, यहां पर हवाएं लगातार ऊपर उठ रही हैं, तो यहां पर कन्वेक्शन की वजह से इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हवा बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कन्वेक्शन हो रहा है, हवाएं ऐसे ऊपर उठ रही हैं, तो जब ऊपर उठेंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और यहां पर हवाएं ऐसे नीचे सिंक कर रही हैं, बैठ रही हैं, अवतलन हो रहा है, तो यहां पर इसकी ऊंचाई नीचे होगी, इसीलिए यहां पर हाई प्रेशर है। इस जगह पर हवाएं ऊपर उड़ जाएंगी तो धरातल पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। हवाएं यहां से उड़ गई तो प्रेशर लो, अगर यहां पर आके बैठेंगी तो देखो ये प्रेशर डल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर। इसीलिए देखो यहां पर इनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। ये क्लियर हुआ। तो देखो यहां पर स्पेस के आधार पर चेंज हो रहा है, देखो स्पेस यहां पर विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है। तो स्पेस में तो हमने देख लिया कि किस तरह स्पेस में चेंज हो रहा है इसकी ऊंचाई। अब टाइम में देख लेते हैं। अब देखो जब गर्मियां होंगी, ग्रीष्म ऋतु समर्स होंगी, तो अर्थ ज्यादा गर्म हो जाएगी,
तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये ऊंचाई बढ़ जाएगी, 18 तक पहुंच जाएगी। जब सर्दियां होंगी, थोड़ी रोशनी कम आएगी, सूर्य तब कम आएगा, तब ये क्या होगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, कन्वेक्शन कम हो जाएगा। तो टाइम के हिसाब से भी, समर है या विंटर्स है, उसके हिसाब से भी इसकी ऊंचाई चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार टाइम एंड स्पेस में, समय और स्थान में इसकी ऊंचाई में अंतर आता रहता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। देखो इस तरह के डायग्राम भी आपको बनाने हैं, ये बनाओ आप, और वहां पर अगर इनको ड्रॉ करोगे, अगर आ जाता है तो आपको अच्छा स्कोर आएगा और समझने में भी आसानी होती। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद एक और इसकी जो खासियत वो है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। जो मैंने बताया था कि तापमान के आधार पर हमने डिवाइड किया था, कि क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती है ऊंचाई के साथ, समताप मंडल में फिर से वृद्धि होने लगती है। तो क्या रीजन है? तो उसका रीजन देखते हैं कि क्या है। देखो यहां पर अगर मैंने ये ली अर्थ सरफेस, और ये ऊंचाई है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो मान लो ये आपकी ऊपर आ गई क्षोभ सीमा, और मैंने ले लिया कि यहां पर आपकी 14 किलोमीटर, और यहां से ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो तापमान में कमी आएगी, और ये तापमान में कमी जो होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। इतनी दर से टेम्परेचर कम हो रहा है, ये माइनस लिख दे रहा हूं आगे, कि अगर आप मान लो कि यहां का टेम्परेचर 30 था, तो अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो इसमें से 6.5 कम हो जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर देख लो कितना रह जाएगा, लगभग 23.5 के आसपास रह जाएगा, इतना। तो यहां पर ये टेम्परेचर कहां होगा, यहां 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, फिर एक और जाओगे तो 6.5 और कम हो जाएगा। तो ऊंचाई के साथ इस लेयर में टेम्परेचर की कमी होती है, और उसकी रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसे बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, ताप ह्रास दर। ये हुआ। तो अब आप सोचो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान में कमी हो रही है, तो अगर तापमान में कमी हो रही है, तो अगर हम यहां बात करें तो 16 किलोमीटर जाएंगे ऊपर, तो यहां पर तापमान में कमी ज्यादा होगी, और यहां पर तापमान 8 ही किलोमीटर जा रहे हैं तो तापमान में कमी कम होगी। इसीलिए दोनों के टेम्परेचर में अंतर आता है। यहां पर लगभग -85 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, -85, -75, इतना टेम्परेचर यहां होता है, माइनस में पहुंच जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो -45 के आसपास रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि अगर आप देखोगे, ये देखो माइनस में है, याद रखना रीजन क्या है। देखो यहां पर टेम्परेचर कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्षोभ सीमा पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ सीमा के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो देखो ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर -45 है तो ये ज्यादा है, और ये कम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्षोभ सीमा के पास, यहां पर देखो अर्थ सरफेस पर देखो, अर्थ सरफेस पर यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर ज्यादा है, पोलर रीजन में कम है। लेकिन अगर आप कहां जाओगे, क्षोभ सीमा के पास जाओगे, तो यहां पर टेम्परेचर कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। उल्टी कंडीशन है। रीजन, क्योंकि 6.5 डिग्री के रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, और यहां पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर रखना है। इसके बाद देखो, अब मैं, अगला क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का कि सर कम क्यों हो रहा है। भाई मैंने ये तो बता दिया कि 6.5 डिग्री की दर से कम हो रहा है, लेकिन कम हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। अब उस कारण को देख लेते हैं। ये आपकी अर्थ सरफेस है, फिर से देखो, हर चीज का ज्योग्राफी में डायग्राम है, कितना आसान सब्जेक्ट है, बस समझना जरूरी है। इसको समझोगे तो कुछ भी नहीं रटना है, हर चीज का क्यों है इसमें, हर चीज का कारण है, कुछ भी रटना नहीं है। तो देखो अब आओ, यहां पर ये पृथ्वी की सतह है, मान लो ये अर्थ है, और यहां से देखो क्या आ रहा है, ये सूर्य है, यहां से इंसोलेशन आ रहा है, सौर्य तप आ रहा है, ये शॉर्ट वेव में आता है, ये रहा, ये इंसोलेशन आ गया, तो सौर्य तप कहते हैं इसको, हिंदी में कह देते हैं सौर्य तप।
अब अर्थ सरफेस इसको अवशोषित करेगी, अवशोषित करके अर्थ गर्म होगी, और गर्म होने के बाद वो भी ठंडा करेगी, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मैंने आपको बताया कितना होता है, लास्ट क्लास में बताया था 15। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़कर ये हो गया 16.1 डिग्री, 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। तो एवरेज इतना इतना मेंटेन रखती है अपना टेम्परेचर। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि जितना आए उतना वापस भी भेजे वो। ये तरीका है ना कि जितना आ रहा है उसको अवशोषित कर रही है अर्थ सरफेस, और उतने कोई वापस भेज दे, तब उसका एवरेज टेम्परेचर बना रहेगा। अब यहां से अर्थ फिर क्या करती है, इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, खुद ठंडी होने के लिए एक रेडिएशन करती है, ये इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। टेरेस्ट्रियल टीआर बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पार्थिव विकिरण। और ये किस रूप में, देखो ये है लॉन्ग वेव के रूप में। अब लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव कैसा होता है, देखो यहां पर ये दो शृंग हैं और ये दो गर्त हैं, इनके बीच की दूरी को लैम्बडा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। देखो ये रिज है और ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है और ये आपका ट्रफ है। इन दोनों की, या तो इन दोनों के रिजेस के बीच की दूरी ले लो, या इन दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी ले लो, ट्रफ के बीच की। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनकी दूरी को, बीच को लैम्बडा कहते हैं, या इसको वेवलेंथ कह देते हैं। अब देखो यहां पर समझना कि अगर मैं यहां बना दूं ये, और दूसरी देखो यहां पर, तो यहां पर देखो ये दो रिज हैं, इनके बीच की दूरी ये भी क्या है, वेवलेंथ, और ये है इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, वेवलेंथ। तो देखो यहां पर ये दूरी कम है और ये दूरी जा रहा है, तो ये क्या होंगी, ये लॉन्ग वेव होंगी, और ये कैसी होंगी, ये शॉर्ट वेव होंगी। इसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो कोई वेव है तो उसके जो जो रिज है इनके बीच की दूरी ले लें, या इनके ट्रफ के बीच की, ये घाटियों के बीच की दूरी ले लें, इसको ही वेवलेंथ कहा जाता है। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये देखो ये कैसी है, ये लॉन्ग वेव है। ये देखो ये मैंने बनाया ही ऐसे, ये शॉर्ट वेव है, इनके बीच की दूरी देखो, ये वाला ये छोटी है, और इनके बीच की दूरी ये बड़ी है। तो ये लॉन्ग वेव है, और ये भी क्वेश्चन आता है किस रूप में होता है, याद रखना ये इंफ्रारेड के रूप में होता है, अवरक्त किरणों के रूप में मुख्यतः होता है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था। अब आते हैं कि अर्थ ठंडी क्यों होती है, अर्थ से सॉरी क्षोभ मंडल ऊपर की ओर जाने पर ठंडा क्यों होता है, उसका टेम्परेचर 6.5 से कम क्यों होता है। अब देखो कारण क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ ठंडी किस तरीके से हो रही है, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको अवशोषित करता है क्षोभ मंडल की गैसें। आपने सुना था ग्रीन हाउस गैसेस, तो क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को मुख्य रूप से अवशोषित करती हैं। तो ये जो शॉर्ट वेव है ये लगभग वायुमंडल से क्रॉस कर जाती है, क्षोभ मंडल में से ऐसे निकल जाएंगी। ये जो शॉर्ट वेव है, सूर्य से आने वाली रोशनी है, वो क्षोभ मंडल में से ऐसे पार कर जाएगी। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा था, इसको ग्रीन हाउस गैसेस या यूं को कि क्षोभ मंडल की गैसेस हैं वो अवशोषित कर लेती हैं। अब अगर यहां से ये जा रही थी तो इनको अवशोषित कर लिया। अब जब इनको अवशोषित कर लेंगी तो क्षोभ मंडल गर्म किससे हो रहा है, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो रहा है, ना कि इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो पहली बात कि क्षोभ मंडल जो गर्म होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, अर्थात अर्थ से होने वाले रेडिएशन से होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है। तो मेनली वो इससे गर्म होता है। तो अब बताओ कि अगर ये वायुमंडल, ये जो लेयर है क्षोभ मंडल, वो अगर अर्थ से ही गर्म हो रही है तो भट्टी कहां लगी हुई है, आग यहां लगी हुई है। जब भट्टी यहां पर है तो इसके पास वाली जो लेयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी, और जो दूर होगी वो कम होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से बना लूं, ये रही आपकी अर्थ सरफेस, तो यहां पर अगर ये मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके यहां पर क्या होगा, इसके कांटेक्ट में ये वाली लेयर है, यहां पर गैसेस हैं, ये गर्म होंगी, उसके बाद ये गर्म होंगी, उसके बाद ये गर्म होंगी, उसके बाद ये गर्म होंगी। तो जो अर्थ के पास है वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ से इसी को मिलने वाला है। उसके बाद ये इससे थोड़ा दूर हो गई तो इसका टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा, ये अर्थ से और दूर हो गया तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या है कि जो वायुमंडल है या जो क्षोभ मंडल है वो मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, अर्थ से गर्म होता है। पहले अर्थ गर्म होगी, फिर वो वायुमंडल को या क्षोभ मंडल को गर्म करेगी। तो जो जितना पास होगा वो उतना ज्यादा गर्म, जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना टेम्परेचर कम। इट मींस यहां टेम्परेचर ज्यादा और यहां टेम्परेचर, पहला रीजन।
तो पहला रीजन आप क्या बताओगे वहां पर कि जो क्षोभ मंडल है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, इसलिए ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती है। और उसका रीजन मैंने आपको ये समझा दिया, क्योंकि कांटेक्ट में यही ले रहे हैं तो सबसे पहले यही गर्म होगी फिर ऊपर की ओर। अच्छा, दूसरा रीजन ये होता है कि वायुमंडल में अगर आप देखोगे इस तरह से, ये मान लो अर्थ सरफेस है, तो जो गैसेज हैं वो अर्थ के पास ज्यादा है यूं, और ऊपर जाने पर इसकी घनत्व कम होता जाता है इस तरह से। मान लो ये अर्थ सरफेस है तो इसके पास गैसेस ज्यादा है और इससे दूर जाओगे तो गैसेस कम है। अब देखो यहां पर इस फॉर्मूले को लगाओ कि ये जो पूरे का पूरा वायुमंडल या जो क्षोभ मंडल जो गर्म हो रहा था, वो क्षोभ मंडल अर्थ से गर्म हो रहा था, अर्थ से होने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रहा था। और सबसे ज्यादा गैसेस कहां पर है? इस इलाके में सबसे ज्यादा गैसेस हैं, और ऊपर की ओर गैसेस कम है, डेंसिटी कम है उनकी। तो यहां से जो रेडिएशन गया उसको ये यहीं अवशोषित कर लेंगे, देखो इसी क्षेत्र में अवशोषित, और यहां पर जाने वालों के लिए बचेगा ही कम। तो ज्यादातर रेडिएशन कहां हो गया? यहीं एब्जॉर्ब हो गया निचली लेयर में। पहला तो ये इसके पास था इसलिए ज्यादा रेडिएशन को प्राप्त कर रहा था। दूसरा, यहां पर गैसेस की मात्रा भी ज्यादा थी तो उन्होंने अवशोषण भी ज्यादा किया, इसलिए यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर टेम्परेचर कम। तो पहला रीजन क्या हुआ कि जो ट्रोपोस्फियर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। दूसरा रीजन क्या है कि ऊंचाई के साथ घनत्व कम होता है, ऊंचाई के साथ एयर का घनत्व जो होता है वो कम होता जाता है, डेंसिटी कम होती जाती है। तो अवशोषित करने वाले यहाँ पर गैसेज ही कम है, यहाँ अवशोषित करने वाली गैसेज ज्यादा है तो वो ज्यादा अवशोषित कर लेंगे तो गर्म हो जाएंगे। ये रीजन है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला हो गया, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक तो ऊंचाई के अंतर को देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी के कारण को देख लिया। अब इसके बाद वाली बात करते, एक और इसकी खासियत क्या होती है कि जितनी भी वाटर वेपर है, जल वाष्प, जल वाष्प, लगभग संपूर्ण जल वाष्प इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब वो कैसे? हमने कल देखा था, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाटर वेपर है, 6 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसका लगभग 90% मिलता है, और 10 किलोमीटर के ऊपर इसका 1% मिलता है, और यहां पर मिला फिर बचा कितना? 9%। अगर हम 10 किलोमीटर का इलाका भी देख लें तो 10 किलोमीटर में ही इसका लगभग 99% मिलता है वाटर वेपर का। तो लगभग जितनी भी जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वो आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगी। दूसरा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स या यूं कह दें कि आपके जो धूल कण है, धूल कण, वो भी धूल कण लगभग किसमें मिलते हैं? वो भी संपूर्ण रूप से ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में उल्का के जलने की वजह से मीजोस्फियर में और बाकी जगहों पर मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहां मिलते हैं? सभी के सभी डस्ट पार्टिकल क्षोभ मंडल में मिलते हैं। अब अगर ये दोनों मिल रहे हैं, जलवाष्प और डस्ट पार्टिकल, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो जल वाष्प से क्या होगा? जल वाष्प का संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और संघनन के फलस्वरूप क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, बादलों से वर्षा होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षण होगा, ठीक है, हिमपात भी होगा और जल की बूंदों के रूप में वर्षा होगा। संघनन के फलस्वरूप कोहरे का भी निर्माण होगा, वो भी यहीं बनेगा। और मैंने कल आपको पढ़ाया था, जब कंडेंसेशन होता है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जो लोग नया देख रहे हैं वो लास्ट वाली क्लास देख लेना, वहां पर मैंने वाटर वेपर के बारे में बताया कि वाटर वेपर का कैसे कंडेंसेशन होता है और कैसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है। तो यहां पर संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, और मैंने ये भी बताया था कि संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा की साइक्लोन्स को एनर्जी देती है, साइक्लोन्स को ऊर्जा, खास करके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, उनकी ऊर्जा का स्रोत यही संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो अब बताओ, बादलों का निर्माण यहां हो रहा है,
वर्षा यहाँ हो रही है, कोहरा यहाँ बन रहा है, संघनन की गुप्त ऊष्मा यहाँ रिलीज हो रही है, इसकी वजह से साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनको एनर्जी मिल रही है, तो मैं कह नहीं सकता कि समस्त मौसमी गतिविधियां कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और दूसरा, संघनन के लिए यहां पर क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है डस्ट पार्टिकल। हमने कहा था कि कोई सरफेस होनी चाहिए तभी तो संघनन होगा। तो अगर मान लो कि ये कोई डस्ट पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ जलवाष्प इस तरह से संघनित होती जाती है, जिससे जल की बूंद या हिमकणों का निर्माण होता है। तो अगर डस्ट पार्टिकल क्षोभ मंडल में है, जलवाष्प क्षोभ मंडल में है, तो यहीं पर संघनन होगा, यहीं पर बादल बनेंगे, यहीं पर वर्षा होगी, यहीं पर कोहरा होगा, यहीं पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन, तो सभी मौसम संबंधी गतिविधियां यहीं पर होंगी। एक कारण तो ये हो गया, कितनी सारी चीजें आप लिख सकते थे। लेकिन देखो, आपको कितनी चीजें लिंक करनी है एक टॉपिक के साथ, आपको क्लाउड्स को रिलेट करना है, आपको प्रेसिपिटेशन को रिलेट करना है, आपको कोहरा जोड़ना है, आपको साइक्लोन के साथ लिंक करना है। तो अगर आपने अच्छे से अगले टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो ये भी नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखो डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए। अब देखो इसके बाद देखो और क्या होता है। इसके बाद इसी ही जोन में कन्वेक्शन देखने को मिलता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था संवहन। देखो होता क्या है कि ये मान लो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह, और यही लेयर है जो पृथ्वी की सतह के साथ संपर्क में है। देखो इसको हमने बोला है ट्रोपोस्फियर, और ये लेयर पृथ्वी के सतह के संपर्क में, और पृथ्वी की सतह के संपर्क में है तो, और पृथ्वी का क्या होता है, विभेदी तापन होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है। कहीं पर वो ज्यादा गर्म हो जाती है, कहीं पर वो कम गर्म हो जाती है। अब कैसे, देखो जहां ओशन होंगे वहां टेम्परेचर कम होगा, जहां लैंड होगा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तटीय क्षेत्रों में देखो, तट के पास समुद्र ओशन है तो ओशन का टेम्परेचर कम होगा, और लैंड पे जाओगे तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो किसी क्षेत्र में पूरे में वन है और उसी के पास कोई इलाका है जहां पर वन नहीं है, तो वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा होगी, वो तेजी से गर्म हो जाएगा, और जहां पर पेड़ होंगे वो थोड़ा धीमे गर्म होगा। तो पृथ्वी की सतह पर डिफरेंशियल हीटिंग पाई जाती है। इसी तरह आप ले सकते हो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, पोलर रीजन में कम होगा। तो पृथ्वी की सतह पर डिफरेंशियल हीटिंग होती है, तो किसी किसी जगह का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहां पर हवाएं ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी, जो हमने अभी पढ़ा था। और इसीलिए यहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। इसीलिए इसको कई बार कन्वेक्शन मंडल भी कह देते हैं, कन्वेक्शन जोन भी कह देते हैं। इसी जोन में कन्वेक्शन होता है। होने का कारण क्या है कि ये बिल्कुल अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, पृथ्वी की सतह के टच में है, और पृथ्वी कहीं पर ज्यादा गर्म और कहीं पर कम गर्म। तो जहां पर ज्यादा गर्म होगी वहां पर हवाएं ऐसे ऊपर उठना शुरू करेंगी, आसपास की ठंडी हवाएं इस ओर आना स्टार्ट कर देंगी। अब आप एक चीज बताओ, ये वाला इतना समझ में आया कि इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन भी कहते हैं और कन्वेक्शन स्फीयर भी कह देते हैं, कि इसी में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। अब आगे देखो, अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, तो यहां पर हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी। अगर हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी तो यहां पर धरातल पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं तो ऊपर उठ गई, धरातल पर कैसा प्रेशर रह गया, लो प्रेशर। अब इस लो प्रेशर की ओर बाहर से हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट तरह से, या यूं कहो कि ये जो हवाएं ऊपर उठी थी वो कहीं दूर जाके ऐसे सब्सिडाइज कर जाएंगी, बैठ जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रही है ठंडी हो रही है। हमने अभी पढ़ा था कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो ये हवाएं जो यहां से गर्म होकर ऊपर उठेंगी ये ठंडी होती जाएंगी। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं इसको, प्रदोष ऊष्मन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए ये समझ लो कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी ठंडी होती जाएंगी, और ठंडी होने के बाद वो भारी हो जाएंगी, तो यहां आकर ऐसे बैठ जाएंगी, और बैठ जाएंगी तो यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। हवाएं ऐसे लगातार नीचे बैठ रही हैं तो प्रेशर कैसा हो गया, हाई। और अब हाई से लो की ओर क्या करेंगी, पवने चलना प्रारंभ कर देंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां पर क्या चलना प्रवाहित हो गई, विंड। तो पवने भी कहां प्रवाहित होंगी, तो मंडल में। तो अभी आ गया मौसम संबंधी सभी गतिविधियां। मौसम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो मौसम में हम टेम्परेचर को देखते हैं, विंड को देखते हैं, उसके बाद वर्षा या वर्षण को देखते हैं, कोहरा को देखते हैं,
दृश्यता को देखते हैं, ये साइक्लोन, ये सब किसके पार्ट है? वेदर के ही तो पार्ट है। तो हमने अभी कोहरा देख लिया, वर्षा देख ली, साइक्लोन देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? विंड को भी देख रहे हैं कि यहां पर पवनें प्रवाहित होती हैं। तो मौसम संबंधी गतिविधियां किस में हो रही है? इसी में कन्वेक्शन हो रहा है। तो कन्वेक्शन जोन भी यही है, विंड भी यही फ्लो करती है, साइक्लोन्स भी इसी में बनते हैं, वर्षा भी इसी में होती है, बादल भी इसी में बनते हैं। ये सब प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि वेदर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अब आगे और आपकी समझ है तो आप और जोड़ सकते हो कि यहां से कुछ पवनें जा रही हैं, अगर सामने से और पवनें आ रही हैं, एक गर्म है एक ठंडी है, तो गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में कन्वर्ज करेंगी तो बीच में वातागरों का निर्माण हो जाएगा। तो वातागरों का निर्माण भी कहां होगा? क्षोभ मंडल में। और जब वातागरों का निर्माण होगा तो उनके सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भी निर्माण होगा, टेम्परेट साइक्लोन्स भी बन जाएंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बने, टेम्परेट साइक्लोन बने, वातागरों का निर्माण हुआ, पवने यहां पर चली, ग्लोबल विंड लोकल विंड दोनों चला सकते हो। वर्षा हमने कर दी, कोहरा हमने कर दिया, तो बचा क्या? जो मौसम संबंधी गतिविधियां सब यही तो हो रही हैं, इसी को आपको लिखना था उस आंसर में। पूछा था कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं, क्यों? तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना था, ये सब डायग्राम बनाने थे। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये कन्वेक्शन जोन हो गया, इसके बाद ये सब मसला होगा। इतनी बात है अभी तक क्लियर हो जाती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो इसके आगे मुझे लगता है मेन मेन सभी चीजें हो गई हैं, कुछ चीजें अगर रह गई होंगी तो उनको देख लेंगे। पहला तो क्या हो गया? इसकी ऊंचाई को हमने देख लिया। दूसरा हमने देख लिया ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होता है। तीसरा हमने देख लिया कि कुल मास का 75% इसी में पाया जाता है। फिर हमने देख लिया कि जलवाष्प लगभग इसी में पाई जाती है। फिर हमने देख लिया कि डस्ट पार्टिकल लगभग इसी में पाए जाते हैं। तो ये सारा और मौसम संबंधी सभी गतिविधियां इसी में होती हैं। इसी को कन्वेक्शन जोन कहा जाता है क्योंकि इसमें कन्वेक्शन होता है, क्योंकि ये अर्थ के कॉन्टेक्ट में पाई जाती है। ये इसकी एक समरी हो गई। अब देखो इसको विक्षोभ मंडल भी कह देते हैं, टर्बुलेंसेस का जोन भी कह देते हैं। अब देखो टर्बुलेंसेस क्या होते हैं। मान लो कि ये देखो ये आपका कन्वेक्शन हो रहा था। जब ये कन्वेक्शन होगा तो ये क्या करता है? नॉर्मल विंड की स्थिति में ऐसे परिवर्तन कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? टर्बुलेंसेस बोलते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसमें जेट वगैरह नहीं उड़ते। अगर मान लो यहां पर कोई प्लेन उड़ रहा है तो ये जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो वो क्या होगा? उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको टर्बुलेंसेस जोन भी कहा जाता है कि इसमें टर्बुलेंसेस आते हैं, विक्षोभ आते रहते हैं। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा और समझ लो, तो कन्वेक्शन है। अब कन्वेक्शन की वजह से अगर ये हवा इस तरह से ऊपर उठ रही है, ये कन्वेक्शन ही तो था। अगर यहां पर ये कन्वेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और यहां पर ये कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन की वजह से जब यहां पर मान लो कि आर्द्र वायु हो और गर्म वायु हो, इसे बोलते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एयर। जब ऐसी हवा ऊपर उठेगी तो ये ठंडे होने के परिणाम स्वरूप यहां पर एक विशेष प्रकार के क्लाउड बनते हैं, लंबे वाले ऊर्ध्वाधर बादल। ये बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बादल, वर्टिकल क्लाउड्स। और इनका नाम है क्यूमुलोनिम्बस या कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ वर्टिकल क्लाउड्स है क्योंकि हवाएं ऐसे लगातार ऊपर लंबवत रूप से उठ रही हैं कन्वेक्शन में। तो इस प्रोसेस से क्या होगा? ऊर्ध्वाधर बादल बनेंगे, वर्टिकल क्लाउड्स बनेंगे, जिन्हें कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। और इन्हीं से थंडर स्ट्रॉम्स आते हैं। हम अभी आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे। थंडर स्ट्रॉम हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? इसी से आपका क्लाउड बस्ट भी होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि बादल फटना क्या है, तो पूरा प्रोसेस मैंने वहां समझाया हुआ है। वहां पर इन्हीं बादलों से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। तो क्लाउड बस्ट में, थंडरस्टॉर्म में इनका रोल रहता है। और इसी प्रोसेस से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी फॉर्मेशन। तो ये सभी एक्टिविटी, ये सभी मौसम संबंधी गतिविधियां कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। सबके डायग्राम बनाने थे और आपको उसको प्रूव कर देखो कितना इंटरलिंकिंग है। जितने क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक थे सबके सब इसके अंदर समाहित हो गए। तो देखो इतना समय लगता है, अभी कितना टाइम हो गया? लगभग 40 मिनट हो गए हमें सिर्फ क्षोभ मंडल को पढ़ते पढ़ते। इतनी डिटेलिंग चाहिए तब जाकर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इतना आसान भी नहीं है, काफी मुश्किल है मसला, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे दोगे।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद मैंने बताया कि ऊपर आपकी क्या है, क्षोभ सीमा है। लेकिन एक चीज बताओ, ये आपकी अर्थ सरफेस है और यहां पर आपके क्या होंगे, शहर भी बने हुए हैं, यहां पर आपके ऊंचे माउंटेन्स भी हैं इस तरह से, यहां पर आपके वृक्ष भी हैं। तो जब हवा यहां से चलेगी तो इस तरह से टर्बुलेंसेस देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये ही टर्बुलेंसेस है। ये क्या है, इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा विंड में। और दूसरा, जब इनके ऊपर से चलेगी तो यहां पर फ्रिक्शन भी होगा, घर्षण भी होगा। जब इनके ऊपर से ऐसे प्रवाहित हो रही है तो उस घर्षण करेंगे, ये सबके सब उसको फ्रिक्शन देंगे, उसकी स्पीड को कम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की और ऊपर की ओर जाओगे तो ये सब फीचर्स क्या होंगे, नहीं मिलेंगे आपको। सबसे ऊंची चोटी हमारी कितनी है, 8,848 मीटर, वो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो जैसे जैसे आप जाओगे तो ये जो नॉर्मल है, पेड़ हुए, शहर हुए, इस तरह के फीचर तो कम होते जाएंगे। और पर्वत की चोटियां भी बहुत कम है जो ज्यादा ऊंचाई पर हो। तो जैसे जैसे आप सतह से ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन कम होता जाता है, फ्रिक्शन कम, घर्षण कम होता जाता है। और घर्षण कम होता जाएगा तो विंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहां पर वेलोसिटी जो होती है विंड की, वो बहुत तेज होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर घर्षण नहीं है। यहां पर विंड स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि घर्षण ज्यादा है। और ऊपरी क्षेत्र में जहां पर घर्षण नहीं है, बहुत कम है, तो वहां पर ये जो विंड स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। और ऐसी हवाएं जो वेस्ट टू ईस्ट प्रवाहित होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से प्रवाहित होने वाली इन पवनों को ही कहा जाता है जेट स्ट्रीम। और ये प्रवाहित कहां होती हैं, क्षोभ सीमा के पास। आप समझ में आया, क्षोभ सीमा के पास इतनी क्यों प्रवाहित होती हैं, बहुत तेज स्पीड होती है इनकी। और इतनी स्पीड कहां हो सकती है, क्षोभ सीमा के पास ही होती है। अब इसको पूरा का पूरा जैसिम वाले टॉपिक में देखेंगे कैसे बनती है, स्पीड क्यों ज्यादा होती है, वो आगे का मैटर है। लेकिन यहां देखो, यहाँ ये पृथ्वी की सतह है और यहां पर आपकी क्षोभ सीमा है। तो क्षोभ सीमा के पास जेट स्ट्रीम चलती हैं, जो कि बहुत ही हाई स्पीड विंड है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सामान्य रूप से प्रवाहित होती हैं। कुछ रीजनल होती हैं जिनकी डायरेक्शन ये नहीं होती है, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सामान्य रूप से यही होती है, वेस्ट टू। लेकिन ये प्रवाहित कहां होंगी, क्षोभ सीमा के पास। विंड की स्पीड क्यों ज्यादा होती है इनकी, इसलिए होती है कि वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो ये सारे फीचर हैं आपके क्षोभ मंडल के। अब बात करते हैं क्षोभ सीमा की। तो क्षोभ सीमा क्या है, समताप मंडल के बीच में और क्षोभ मंडल के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। तो अगर अब मैं यहां पर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ये रहा आपका जो अर्थ सरफेस। अभी मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए, लास्ट में एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। और यहां पर अगर मैं यूं लूं, और ये आपका बन गया ट्रोपो, या हम कह सकते हैं इसको क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के ऊपर का जो जोन होगा इसे हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। ये है आपका समताप स्ट्रेटोस्फीयर। और इनके बीच का ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसे बोलते हैं ट्रोपो। और अगर यहां पर ग्राफ बनाया जाए, अगर मैं यहां पर इस तरह से टेम्परेचर को ले लूं, जो बीच मान लो कि मैं 0 मान ले रहा हूं, और यहां पर ले रहा हूं कि यहां पर -100 के आसपास है, और इधर +100 के आसपास है, तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 के आसपास होता है। तो हम यहां लगा सकते हैं 15 को। अब इधर माइनस में हो रहा है तो देखो यहां पर टेम्परेचर ऐसे कम होगा, हमें कितने पे ले जाना है, लगभग -70 के आसपास ले जाना है एवरेज में। तो ये यहां से यूं टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। तो यहां पर ऊंचाई के साथ देखो, यहां पर हाइट बढ़ रही है, यहां पर हमने कितना लिखा था, 8 किलोमीटर, और इधर हमने लिखा था, हाँ, अगर आप एवरेज ले लोगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। एवरेज लेके बनाना, ये मैंने समझाने के लिए बनाया।
तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रेट इसकी हमने बताया था 6.5 डिग्री। अब क्या होगा, इस जोन में फिर टेम्परेचर ऐसे स्थिर हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन जोन है। तो समताप मंडल के निचले भाग में लगभग टेम्परेचर 20 किलोमीटर तक ऐसे स्थिर रहता है, और उसके बाद ये फिर से बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते ये देखो यहाँ पर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 0 पे पहुंच जाए। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ, फिर थोड़ा ऊंचाई तक स्थिर रहा, और फिर टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगता है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर से 0 पे पहुंच गया। और यहाँ पर कितना था, लगभग -60 के आसपास, ये 70 के आसपास। तो देखो पहले टेम्परेचर कम, फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो बने ना दो जोन, एक मंडल ये बन गया, एक मंडल ये। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल को अब यहां से निकाल लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलो। तो मैं अगर इसको अलग से कर लूं तो यहां पर हम इसको ले आते हैं यूं तरह से। तो यहां पर ये रहा आपका 14 किलोमीटर एवरेज ले लेते हैं, और ये 50 किलोमीटर तक का, ये पूरा का पूरा आपका समताप मंडल है। समताप। अब देखो इसके निचले भाग में, समताप मंडल के जो निचला भाग है, यहां पर मैंने बताया था कि टेम्परेचर लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। और यहां पर हमने देखो क्या टेम्परेचर बनाया था, लगभग -70 के आसपास कर लेते हैं लोग। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहां जब आप समताप मंडल में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो मान लो कि ये -60 है, यहां पर -60 हो गया, तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और यहां पर टेम्परेचर कम, माइनस में है ना, तो -70 ज्यादा है, कम है, और -60 थोड़ा उससे ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है। तो देखो यहां पर, देखो इधर से इधर गए तो यहां टेम्परेचर कम, और यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और हम क्षोभ मंडल में क्या पढ़ रहे थे, अगर मैं यहां पर बनाऊं क्षोभ मंडल में, इस जगह पर, ये मान लो आपका क्षोभ मंडल था, क्षोभ मंडल। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम था। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन क्या थी, नीचे टेम्परेचर कम था, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, नीचे टेम्परेचर कम है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है। इस कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको तापमान की व्युत्क्रमणता देखने को मिलती है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम ना होकर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसी वजह से देखो यहां पर कन्वेक्शन नहीं होता। इस जोन में कन्वेक्शन है, देखो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा हल्की होगी, हल्की होगी तो हवा ऊपर उठेगी, और यहाँ की भारी हवा है तो ये हवा ऐसे नीचे आ सकती है, और ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ सकती है, इसीलिए यहां पर कन्वेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर देखोगे नीचे क्या है, यहां पर ठंडी हवा है, और ऊपर क्या है, गर्म हवा। तो ये सारी हवाएं जो यहाँ से कन्वेक्शन हमने क्षोभ मंडल में किया था, वो सारा यहाँ से वापस लौट आता है, ऊपर नहीं जाता समताप मंडल में। और समताप मंडल में भी कन्वेक्शन नहीं होता। अब समताप मंडल में क्यों नहीं होता, देखो यहाँ टेम्परेचर -60 है, तो ऊपर जाओगे -50, 40, 30, 30, 10 और 5, और यहाँ पर आते आते 0। मतलब यहाँ पर ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर इन्वर्जन ही है एक तरह से। और यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर कम और ये टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ की हवा भारी है, ये हवा हल्की है। जिसका टेम्परेचर कम होता है वो भारी होती है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हल्की होती है। तो जो भारी है वो हमेशा ऐसे नीचे बैठी रहेगी, हल्की हमेशा ऊपर रहेगी, ये हवा कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए समताप मंडल में कन्वेक्शन नहीं होता, इसीलिए समताप मंडल को शांत जोन बोला जाता है, ये शांत रहता है। इसीलिए जो जेट विमान है वो इसमें उड़ना, इसके निचले भाग में उड़ना प्रेफर करते हैं, ना कि क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में टर्बुलेंसेस आ रहे हैं, कन्वेक्शन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, जेट स्ट्रीम चल रही है, इतना सब कुछ है। इस वजह से वो क्या करते हैं, जेट इस मंडल में, इस जोन में उड़ना, समताप मंडल के निचले भाग में उड़ना पसंद करते हैं, कि यहां पर ना तो कन्वेक्शन है, ना ही टर्बुलेंसेस है, शांत क्षेत्र है, उड़ते जाओ। तो याद रहेगा कि जेट कहां उड़ते हैं, इसमें। दूसरा, यहां पर टर्बुलेंसेस नहीं आते। तीसरा, यहां पर कन्वेक्शन नहीं होता। चौथा, कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पाई। ये सब आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है यहां पर। अब टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है यहां पर, उसका कारण है यहां पर ओजोन। इसे कहते हैं, ऑक्सीजन होता है O2, उसमें 2 O है, इसमें 3 O है, तो ये है ऑक्सीजन और ये है ओजोन। अब यहां पर क्या होता है, ओजोन का निर्माण भी होता रहता है और विनाश भी होता रहता है समताप मंडल में। तो समताप मंडल में अगर मैं कहूं समताप मंडल, तो यहां पर ओजोन का निर्माण भी होता है और यहां पर ओजोन का विनाश भी होता है। इस प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है, यूवी रेज। लास्ट क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया ओजोन का टॉपिक आपको कॉम्पोजिशन में। तो जो सूर्य की जो रेज हमारी तरफ आ रही है, या यूं को सूर्य से जो सौर तप आ रहा है, इंसोलेशन आ रहा है, उसमें हाई एनर्जी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी ऊर्जा को अगर हमने रोका ना, या इन किरणों को हमने रोका ना, तो पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होंगे। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि इससे हमारा डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पादपों की उत्पादकता कम हो सकती है, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ओशन के ऊपर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका विनाश हो सकता है, जिससे पूरी की पूरी ओशन की फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन करता क्या है कि ये जो समताप मंडल है, यहां पर जो ओजोन है, या यूं को समताप मंडल है, इसको छानने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रेज को छान देता है और वो वहीं पर रहती है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ये हमने पढ़ा था समताप मंडल। तो समताप मंडल यहां था 14 से लेकर 50 किलोमीटर, और यहां पर 20 से लेकर 35 किलोमीटर का जो जोन है, वैसे तो पूरे में मिलती है, लेकिन 20 से जो 35 का जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं ओजोनोस्फियर या ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, यहां पर ओजोन की जो सांद्रता है वो मैक्सिमम होती है। अब होता क्या है कि यहां से सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, इनमें अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। तो देखो यहां से मान लो कि ये यूवी रेज आ रही हैं, यूं इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। ये भी 3 तरह की होती है। देखो यहां पर एक होती है यूवीसी, और दूसरी होती है बीच वाली बी, और ये है लास्ट वाली ए। 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रावायलेट, सी, फिर बी और फिर ए। इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी सी की होती है, फिर बी की और फिर ए की। ए की ऊर्जा सबसे कम होती है। अब करता क्या है कि ये जो ओजोन मंडल है, इस सी को तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, और जो बी आ रहा है इसको थोड़ा थोड़ा अंदर जाने देता है, बहुत कम मात्रा में पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। और ये जो ए है, इसका लगभग काफी बड़ा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ये बी और ए जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो ये हमारे लिए कुछ मात्रा में उपयोगी भी है। हमारे अंदर विटामिन डी का निर्माण जो होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव में ही होता है। तो उसमें इनका रोल रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। हमारे अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, जो हमारे मूड को सही रखने वाले हार्मोन है, उनका उत्पादन भी बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ये सी को पूरी तरह से ब्लॉक करता है, बी को कुछ मात्रा में जाने देता है, और ए को लगभग 70-80% ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच। तो इस तरह से देखो, इसने जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट है उनको इसने रोक लिया, ब्लॉक कर दिया, फिल्टर कर दिया। और इसी प्रोसेस में इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब होता कैसे, देखते हैं। देखो यहां पर इसका निर्माण कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में, और यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो यहां पहुंचती हैं। अल्ट्रावायलेट सी कह दो, बी कह दो। ये अब क्या करेंगी, इसको तोड़ देंगी O+O में, उड़ गया। इसे बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन। और अब क्या होगा, ये वो जो फ्री ऑक्सीजन है, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और निर्माण कर देगा O3 का, ओजोन बन गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से यहां पर ओजोन फिर से टूट जाता है अल्ट्रावायलेट बी और सी की उपस्थिति में, और ये टूट के बनाएगा O2+। तो देखो लगातार यहां पर ओजोन का निर्माण हो रहा है, ये रहा, और विनाश भी हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, इसमें अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी और सी को ये यूज कर रहा है, उसको ये काम में ले रहा है। और अगर ये यहां पर यूज हो जाएंगी तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे नहीं।
फिल्टर कर दिया इसने, और इस पूरे साइकिल को बोलते हैं चैपमैन साइकिल। चैपमैन साइकिल, नेचुरल रूप से निर्माण और नेचुरल रूप से विनाश होना। ये पूरा हमने डिटेल कल वाली क्लास में पढ़ा है, कैसे ये काम करता है, क्या ये है। इस तरह से अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये जब इस तरह इनको अवशोषित कर लेगा तो इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए यहां पर ओजोन मंडल में या यूं को समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, जबकि क्षोभ मंडल में कम हो रहा था। इसीलिए इसको एक अलग लेयर के रूप में नाम। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करना, उनको ब्लॉक करना, उनको फिल्टर करना, और इसी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है। और वर्तमान में ओजोन का क्षरण हो रहा है, उसका मैंने कल लास्ट वाली क्लास में बताया था, ओडीएस के थ्रू, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। क्लोरीन के और ब्रोमीन के उत्पाद हैं और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उनकी वजह से वो तोड़ दे रहे हैं इनको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फ्रेओन हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, एलोन वगैरह, ये सब इसको तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से ये पतली हो रही है। पतली हो रही है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक ज्यादा पहुंचेंगी, तो हमें स्किन डिजीज होने की, झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, सनबर्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ये सब होने लगेगा। इसीलिए ओजोन के कंजर्वेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली एग्रीमेंट, वो सब इसी से संबंधित है, ओजोन के संरक्षण से। और ओजोन की सांद्रता जब बहुत कम हो जाती है तो उसे ओजोन होल कहते हैं, और ये मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और उसको हम पढ़ेंगे आगे ओजोन वाले टॉपिक में कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ही क्यों बनता। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद एक और चीज समताप मंडल के बारे में आपको पढ़नी है कि यहां पर एक विशेष प्रकार के क्लाउड्स मिलते हैं, विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। उन बादलों को बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एक्रियस क्लाउड भी बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? PS, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, या इन्हें एक्रियस क्लाउड भी कहते हैं, या इन्हें मदर ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। तो ये तीन नाम से जाना जाता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, नेक्रियस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड, मोतियों की तरह दिखते हैं। तो ये है क्या? देखो, ये क्लाउड ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं, समताप मंडल में। देखो नाम क्या है इसका, पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा कहां मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक मतलब समताप मंडल में मिलने वाले बादल। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर ये क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, और ये देखने को कब मिलते हैं, जब वहां पर ध्रुवीय रात्रि होती है, जब वहां पर नाइट्स होती है, पोलर नाइट, 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है। तो जब वहां पर 6 महीने की रात होती है तब इस तरह के क्लाउड्स वहां पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगा। ये मान लो अर्थ है, ये मान लो आपकी अर्थ हो गई, और ये आपका क्षोभ मंडल हो गया नीचे वाला, ये पार्ट आपका तो क्षोभ मंडल का है, और ये आपका समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर, और ये है आपका ट्रोपोस्फियर, और ये आपके पोल है, यहां पर मान लो पोलर रीजन है। तो यहां पर 15 से लेकर 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहां पर ये क्लाउड दिखाई देते हैं समताप मंडल में। इन क्लाउड्स को बोला जाता है PS, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। बनते कब है? ध्रुवीय रात्रियों में। अब होता क्या देखो इनमें, इनमें मुख्य रूप से तो देखो क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं? आइस क्रिस्टल्स होते हैं, प्लस इसमें नाइट्रिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है। ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं, और इन ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो ये आइस क्रिस्टल के और नाइट्रिक एसिड के बने हुए क्लाउड्स होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रात्रि में 6 महीने की रात के समय में, मतलब सर्दियों में वहां पर बनते हैं। और इनका काम क्या? देखो, ये बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स हैं। इन्हीं की सरफेस पर ओजोन का विनाश होता है। ये जो आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको बताया था, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन बताया था, वो सबके लिए ये सरफेस प्रोवाइड कराते हैं कि वो ओजोन को तोड़ सके। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इन क्लाउड्स की उपस्थिति के कारण ही ओजोन का विनाश ज्यादा होता है। और इनका निर्माण मैंने बताया कि ध्रुवीय रात्रियों में होता है, जब वहां पर शीत ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि उसी दौरान टेम्परेचर -80 के आसपास पहुंचता है, -76 डिग्री
78 डिग्री, 80 डिग्री, इस टेम्परेचर पर जाकर इन क्लाउड्स का निर्माण होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इन क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता। तो जब ध्रुवीय रात्रियां होती हैं, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहां का टेम्परेचर कम होते होते -80 तक पहुंच जाता है, और तब इन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण, और इन पर ये धीरे धीरे ये सारे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं, और जब सूर्य की रोशनी यहां पहुंचती है, तब ये ओजोन का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, और बहुत तेजी से ओजोन टूटता है और ओजोन होल का फॉर्मेशन। पढ़ाऊंगा मैं ओजोन वाले टॉपिक में अलग से। तो ये ध्यान रखना है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एक्रियस क्लाउड, मदर ऑफ क्वाल्स क्लाउड, वो समताप मंडल में मिलते हैं। और ये एक तरह के क्लाउड कैसे सिरस क्लाउड है, पक्षाब में बहुत ही पतले होते हैं, आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं, और इनका रंग अलग अलग दिखाई इसलिए देता है कि जो प्रकाश की, सूर्य की किरणें यहां तक पहुंचती हैं, वो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत विवर्तन उनका होता रहता है। तो मेनली ये रात में दिखाई देते हैं। इसको यहां पर इस डायग्राम से आप देख सकते हो, यहां पर होगा इस तरह के क्लाउड्स दिखाई, ध्रुवों के ऊपर है, सनसेट हो रहा है तो उस टाइम ये इस कलर के दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एक्रियस क्लाउड के बारे में। तो ये था आपका पूरा का पूरा समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होगा, क्षोभ मंडल से जब आप समताप मंडल की तरफ जाओगे तो तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति देखने को मिलेगी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल में जब ऊपर की ओर जा रहे हो तो टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण हो रहा है। इसी वजह से क्या होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम है, तो यहां पर कन्वेक्शन नहीं होता, विक्षोभ उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए जेट यहां पर उड़ते हैं। और यहां पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड मिलते हैं, जिनकी वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन का ह्रास हो रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा समताप मंडल था। तो अब आप चाहोगे तो इस डायग्राम को अब देख सकते हो आप, ये देखो यहां पर, ये देखो ये निचली जो लेयर है सबसे नीचे वाली, इसको नाम लिखा गया है ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर देखो ये बनाया ट्रोपोपोज, इसके ऊपर आया स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगा स्ट्रेटोपोज, और फिर आएगा मीजोस्फियर। और यहां पर देखो जो मैंने बनाया था, ये देखो ये रेड कलर में ये दिख रहा है, ये टेम्परेचर कम हो रहा है लगातार, ये जीरो है, देखो इधर जीरो से कम हो रहा है, इधर जीरो से बढ़ रहा है। तो यहां पर पहले टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में कम हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, और फिर ये बढ़ते हुए जीरो पे पहुंच गया, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर आगे कम होगा, फिर थोड़ा कांस्टेंट रहेगा, और फिर बढ़ेगा। ये सब होगा, ये थर्मोस्फीयर में जाएगा। इनको अभी हम बारी बारी से आगे देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका था। अब इसको थोड़ा सा रीड करना है तो रीड भी कर देते हैं। देखो क्या है, क्षोभ मंडल के बारे में लिखा है, वायुमंडल का सबसे निचला भाग जिसमें हम रहते हैं, क्लियर है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर देख ली हमने। हालांकि इसकी ऊंचाई स्थान और ऋतु के अनुसार बदलती है, ये भी हमने पढ़ लिया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अलग होती है, पोलर रीजन में ऊंचाई अलग होती है, गर्मी में अलग होती है, सर्दी में अलग होती है। सामान्य परिस्थितियों में ध्रुवों पर ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, पढ़ लिया हमने, डायग्राम बना लिया। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 16 किलोमीटर होती है, ये भी हमने देख लिया। फिर वायुमंडल में कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% होता है, ये भी हमने देख लिया कि टोटल मास का 75% क्षोभ मंडल में मिलता है। ठीक है, लगभग सारी नमी मतलब जलवाष्प और धूल कण कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, इसीलिए सभी मौसम संबंधी गतिविधियां यहीं पर होती हैं। इसे संवहनात्मक क्षेत्र या कन्वेक्टिव रीजन भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि क्योंकि ये अर्थ के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर कन्वेक्शन होता है, क्योंकि अर्थ का डिफरेंशियल हीटिंग होती है। इसके बाद ट्रोपोस्फियर में विक्षोभ और भंवरे पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जब कन्वेक्शन होगा तो ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो टर्बुलेंसेस क्रिएट करेंगी। उसके बाद यहाँ पर पर्वत मिलते हैं, वो भी एयर के फ्लो में टर्बुलेंसेस क्रिएट करते हैं। तो ये सारा यहाँ पर मिलता है, इसीलिए इसको टर्बुलेंस जोन भी कहते हैं, इसीलिए जेट वगैरह इसमें उड़ने को प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें विभिन्न प्रकार के बादल, गरज चमक वाले तूफान जिन्हें आप थंडरस्टॉर्म कहते हो, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, और पूरी जलवाष्प और एरोसोल केंद्रित होते। सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा, कुहारा, पवन, तूफान, सब इसी में घटित होता है। इसी कारण इसे मौसम का रंगमंच, थिएटर ऑफ फॉर वेदर कहते हैं। क्लियर है, थिएटर फॉर वेदर क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी मौसमी गतिविधियां यहाँ होती हैं। सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी से पढ़ रहा हूँ। पीपीटी पढ़ना हमारा मोटिव नहीं है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, नोट्स की कमी नहीं है आपके पास, आप कंसेप्ट को समझिए। इसके बाद देखो, ट्रोपोस्फियर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ वायु की गति बढ़ती है और शीर्ष पर अधिकतम हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था जेट स्ट्रीम के माध्यम से। फ्रिक्शन ऊपर जाने पर कम होता जाता है। अच्छा, इसके बाद क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, टेम्परेचर कम होता है, और इसकी गिरावट कितनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जिसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, ये भी हमने देख लिया।
क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग -80 डिग्री होता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। ये भी हमने बना के देख लिया डायग्राम। ट्रोपोस्फीयर के शीर्ष पर एक पतली परत होती है जिसे वायुमंडल की अगली ऊष्मीय परत यानी स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करती है, इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये भी हमने देख लिया। फिर समताप मंडल, देखो समताप मंडल की खोज सर्वप्रथम का अध्ययन सर्वप्रथम टेजेरेस डी बोर्ट ने किया था। ये बस नाम याद रख लेना किसने किया है, टेजेरेस डी बोर्ट ने। के बाद समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली है, ये भी हमने पढ़ लिया। इसका निचला भाग तापमान की दृष्टि से समतापी होता है, वहां तापमान स्थिर रहता है, जो हमने सीधी लाइन खींची थी टेम्परेचर वाली वो। पूरे समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये भी हमने क्लियर किया। ट्रोपोपोज पर मतलब क्षोभ सीमा पर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -70 रहता है, नीचे -70 है। जो समताप मंडल की बाहरी स्ट्रेटोपोज पर 50 किलोमीटर तक बढ़ते हुए जीरो पर पहुंच जाता है, अर्थात समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ऊपरी सीमा पर जीरो पर पहुंच जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। वाणिज्यिक जेट विमान आमतौर पर समताप मंडल के निचले भाग में ही उड़ान भरते हैं ताकि वे ट्रोपोस्फीयर में आमतौर पर पाई जाने वाली अशांति या टर्बुलेंसेस से बच सकें। यही बताया था कि वहां पर टर्बुलेंसेस नहीं है तो कि वहां कन्वेक्शन नहीं है, वहां पर वाटर वेपर भी नहीं है, वहां पर धूल के कण भी बहुत कम है, तो सब कुछ वहां नहीं है ये, तो इसीलिए मौसम संबंधी गतिविधियां भी नहीं होंगी। अच्छा, ये ओजोन वाला इसमें आ गया। पक्षाब में जिन्हें मोती सदृश बादल कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहा जाता है, कभी कभी समताप मंडल की निचली परतों में बनते हैं 15 से 25 में। समताप मंडल में तापीय व्युत्क्रमणता होने के कारण इस ऊंचाई पर गैस ओजोन वायु को गर्म करने में मुख्य भूमिका निभाती है। मैंने बताया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए नीचे टेम्परेचर कम ऊपर टेम्परेचर ज्यादा, ये भी हमने पढ़ लिया। समताप मंडल का वह भाग जिसमें ओजोन की मात्रा अधिक होती है उसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं, 20 से लेकर 35 वाला भाग, 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में होता है। ओजोन परत विशेष रूप से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। वास्तव में ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और क्यों हो वो भी पढ़ लिया। देखो, ओजोन इस परत की उपस्थिति निसंदेह मानवता के लिए एक वरदान है। यदि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन उपस्थित न हो तो अत्यधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें बड़ी मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। ऐसी स्थिति में विनाशकारी परिणाम ला सकती है। पहला क्या है, मनुष्य और जानवरों को अंधा कर देगी, त्वचा को जला देगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, अनेक सूक्ष्म जीवों का विनाश हो जाएगा, पृथ्वी की वनस्पतियों को नुकसान। ये सब मैंने आपको समझा दिया। एक रीड कर रहा हूं कि कोई कोई टॉपिक रह ना जाए, कोई लाइन बच ना गई हो। फिर यहां तक कि ओजोन परत से छनकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की बहुत ही अल्प मात्रा भी कई प्रकार से उपयोगी है। मैंने ये भी बताया था कि हालांकि उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है, कुछ मात्रा में आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विटामिनों के निर्माण में सहायक है, खासकर विटामिन डी के निर्माण में, और कुछ विषाणुओं और जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ावा देती है। कुछ वायरस और बैक्टीरिया हैं जो अल्ट्रावायलेट के रेज का उपयोग करते अपनी ग्रोथ करते हैं, उनके लिए एनवायरमेंट अवेलेबल कराती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी इसकी कुछ भूमिका होती है। कुछ रेंज जो होती है ए वाली और कुछ बी वाली, वो अल्ट्रावायलेट, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये थोड़ा सा रह गया था। अब आता है फिर मीजो, इसको हम अब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। उसमें देखेंगे कैसे इसमें उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे थर्मोस्फियर में, और थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर में क्या डिफरेंस है, वहां पर ध्रुवीय ज्योतियों का निर्माण कैसे होता है, उनका अलग अलग रंग कैसे बनता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैसे वो उसके साथ इंटरेक्शन करता है, शॉक वे क्या है, वो सब हम वहां पर पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करो, जो डायग्राम मैंने बनाए हैं उनको अपने नोटबुक में बना भी लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कल का सेक्शन हम लेंगे लैंडस्लाइड पर, उसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।